दोस्तों, आपने कभी सोचा कि दुनिया जिन्होंने बनाई उन लोगों की शिक्षा कैसे हुई? मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था। 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेकर 1900 तक के बीच के 100 साल में विश्व में 3 ऐसे लोग हुए जिन्होंने आधुनिक विश्व जो आज हम जी रहे हैं इसके सोचने की दशा दिशा बदल दी। जबकि उस समय ना इंटरनेट था, ना उस समय टीवी था, ना उस समय टेलीफोन था, ना उस समय हवाई जहाज थे, ना उस समय यह दूरसंचार का माध्यम था। लोग अलग अलग थे लेकिन सोच रहे थे। मैं इन तीनों का नाम लूंगा, आप इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आप जानेंगे। एक थे कार्ल मार्क्स, जो प्रशिया के द्वारा संचालित जर्मनी के एक छोटे से हिस्से में रहते थे, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। उन्होंने दुनिया को पहली बार सिखाया कि राजाओं, महाराजाओं और प्रजा के बीच बटी हुई जनता के बीच भी एक संवाद हो सकता है, जिसे साम्यवाद कहा जा सकता है, कि सब बराबर हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये उन्होंने सबसे पहली बार कहा। और हजारों वर्षों से एक सोच जो बंधी हुई थी कि नहीं साहब, हम तो भाग्य में छोटे हैं, हम प्रजा हैं, ये बड़े लोग हैं, ये राजा हैं, इस पर उन्होंने चोट की और दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। आप मार्क्स से असहमत हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप मार्क्स को खारिज नहीं कर सकते। आज 1/3 दुनिया कम्युनिज्म के विचार पर चलती है और बटी हुई 2/3 दुनिया के 1/3 हिस्से में कम्युनिस्ट ताकतें या उस विचार की ताकतें सदा विपक्ष की स्थिति में रहती हैं। दूसरे हुए नीत्शे, जिन्होंने पहली बार बताया कि धर्म और सत्ता की इस भागीदारी के बीच मनुष्य की स्वतंत्र चेतना पिस रही है। हम और आप पिस रहे हैं, हमारी सोच पिस रही है। जिन्होंने पहली बार कहा कि भगवान मर चुका है और उसकी हत्या का अपराध हमारे ही हाथों पर है, हमारे ही हाथों पर उसका खून है। साथ साथ हुए, बराबर बराबर हुए। और तीसरे व्यक्ति हुए डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने पहली बार बताया कि बीमारियां केवल शरीर में ही नहीं होती, बीमारियां शरीर के बाहर भी होती हैं, मन में, मस्तिष्क में, सोच में, सपने में भी होती हैं। जिन्होंने कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, उस ड्रीम्स के बीच की दीवारों को गिराकर लोगों के सपने सुने, लोग उन पर हंसे, लोगों ने उन्हें गालियां दी, लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। लेकिन एक दिन आया कि आज पूरी दुनिया किसी भी बीमारी से लड़ते वक्त सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को मानती है। कोरोना काल में भी दवाइयां बताई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हम सब लोग, शिक्षक लोग, गुरु लोग, आप सबसे कह रहे हैं कि मन को अच्छा रखिए, ऊर्जावान रखिए, दूरियां तो क्या हुआ, हम ये बाधा पार करेंगे। ये सिगमंड फ्रायड की सोच थी। 19वीं शताब्दी के इन 3 बड़े दुनिया बदलने वाले लोगों, एक जिसने व्यवस्था बदली, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दूसरा जिसने धर्म के प्रति सोच बदली, और तीसरा जिन्होंने हमारी व्याधियों को लेकर एक नई सोच पैदा की। पूरी 20वीं शताब्दी में हमने ऐसे लोग पैदा नहीं किए। 21वीं शताब्दी के भी 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कोई आहट नजर नहीं आ रही। क्योंकि जैसा दुनिया सोचती है, जैसा दुनिया करती है, अगर आप भी वैसा ही करते हैं तो आप कुछ बड़ा नहीं करेंगे, आप दुनिया में आएंगे और जाएंगे। सोचकर देखिए कि बाग में बैठे हुए एक छोटे बच्चे ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा। इसमें क्या नया है साहब, सेब तो नीचे ही गिरता है। लेकिन उसने खुद से यही सवाल किया कि सेब तो नीचे ही गिरता है, पर क्यों गिरता है? ये जो जिज्ञासा है, ये जो क्यूरियोसिटी है, अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरियोसिटी कैन किल द कैट। ऐसे ही ऊबे हुए एक स्थूल शरीर के वैज्ञानिक ने अपनी खोजों से परेशान होकर और समझ में ना करके इसका सिरा क्या है, खुद को अपने बाथ टब में डुबोया और उसके अंदर जाने से बाथ टब का पानी बाहर आया और वो अधनंगा वैज्ञानिक सड़कों पर निकलकर भागा, यूरेका यूरेका, पालिया पालिया। अगर उसने वो न किया होता तो ये आयतन घनत्व के सारे सिद्धांत न हुए होते। न्यूटन ने अगर ये ना सोचा होता कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, तो हम हवाई जहाजों में न चल रहे होते। मंगलयान, मिशन यान, मून यान, ये सब कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार की जिज्ञासा को समाज कभी भी आदर नहीं देता। बनी बनाई व्यवस्थाएं इनको कभी स्वीकार नहीं करती। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, चर्च ने कहा कि तुम झूठे हो क्योंकि भगवान लिख कर गया है पृथ्वी गोल नहीं है, और गैलीलियो की हत्या कर दी गई। आज सैकड़ों वर्ष बाद पोप ने क्षमा मांगी और कहा हमसे गलती हो गई, लेकिन वो विभूति तो चली गई। जो भी आदमी अलग सोचता है वो समाज की बनाई हुई लकीरों के बाहर खड़ा होता है। तो चूंकि वो बाहर खड़ा होता है तो उस लकीर के अंदर खड़ा हुआ समाज सदा उसे देखता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे हिंदी में एक शब्द है कूप मंडूक। एक कुएं में एक मेंढक रहता था। अचानक बाढ़ आई और नदी का, एक बड़ी नदी का, ब्रह्मपुत्र जैसे महानद का, गंगा जैसे विराट पाट का
पला हुआ एक मेंढक बाढ़ के पानी में बहता हुआ अचानक आवेग से कुएं में गिर गया। कुएं में गिरा तो कुएं के मेंढक ने पहली बार विचित्र कोई प्राणी देखा, दूसरे प्लेनेट से आया हुआ। उसने कहा कि अरे वाह, आप कहाँ से आए? तो उसने कहा मैं नदी से आया हूँ। वो सागर की तरफ जा रही थी, सागर नदी के मुहाने पर मैं था। तो उसने कहा सागर ये क्या होता है? बोले काफी बड़ा पानी होता है। तो कुएं के मेंढक ने अपनी टांगें चौड़ा कर बताया कि इतना पानी होता है। तो सागर के मेंढक ने कहा नहीं बड़ा होता है। तो उसने थोड़ी छलांग मार के कहा कि इतना बड़ा होता है? बोले नहीं थोड़ा और बड़ा होता है। तो उसने एक लंबी छलांग मार के कहा फिर तो बहुत बड़ा होता होगा। बोले नहीं इससे बड़ा होता है। तो उसने कहा अच्छा कुएं जितना होता है? बोले नहीं कुएं से बड़ा होता है। उसने कहा झूठ बोलते हो तुम, नंबर 1 के फ्रॉड हो तुम। कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं। हमारे दादा यहीं पैदा हुए थे, यहीं मरे, वो भी हमें बता के गए थे। उनके दादा हमारे सामने जिंदे थे, हमारे पिताजी भी ये बता रहे थे। क्योंकि उन्होंने कुएं से बाहर का पानी नहीं देखा था। तो कुएं के भीतर का पानी वो है जो आपको शिक्षा देती है, और कुएं से बाहर का पानी वो है जो आपको ज्ञान देता है। एजुकेशन के साथ साथ अगर आपने लर्निंग नहीं ली तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। मैं अपने गांव जाता था, आजकल मैं अपने फार्म हाउस जाता हूं, तो जाने से पहले मेरे ऑफिस के लोग ये देखते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि साहब मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी है कि आज शाम गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर मौसम विज्ञान ने कहा है तो मान लो कि 90% नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम ये लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन कई बार पढ़ते भी हैं। ये मौसम विज्ञान बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें वैज्ञानिक सोच लगती है, भौतिक विज्ञान के नियम लगते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज लगती हैं, इकोलॉजी लगती है, और उसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र, फिर ये गोला यहां से उठेगा, अगर चाल ये रही तो यहां पहुंचेगा। इसके अनुसार एजम्पशंस बनाए जाते हैं जो बहुधा सही ही होते हैं। अब तो काफी कारगर हो गई है ये। लेकिन मैं अपने गांव जाता था और मैं देखता था कि मेरे बड़े ताऊ जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा स्कूल में नहीं हुई थी मेरे पिता और चाचा की तरह, वो शाम को मेरे साथ जाते हुए कैसे थे, आज तो राम जी बरसेगा बेटा। तो मैं उनसे पूछता था कि ताऊ राम जी क्यों बरसेगा? तो बताते थे अरे यो नहा रही है पंडाकता। और वो देख लेते थे कि एक छोटी सी पंडाकता नाम की एक छोटी सी चिड़िया धूल में नहा रही है, तो वो देखते थे कि आज पछाए से बरसेगा। कभी बता देते थे कि पूरब से बरसेगा। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ सिस्मोलॉजी में और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ ओशन साइंसेस में एमटेक नहीं किया था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर और पीछे अपने बुजुर्गों से आई हुई ज्ञान की परंपरा से सीखा था कि हवा में अगर इतनी नमी महसूस हो, चिड़िया इस तरफ से मुंह उठाकर सांसें ले, तो इस प्रकार की आहट होने की संभावना है। यानी कि यह ज्ञान है। जैसे इन दिनों कोरोना काल में आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको यह बता रहे हैं कि किचन में कैसे खाना बनाया जाए। मेरी श्रीमती जी भी आजकल, जो कि प्रोफेसर हैं खुद एनवायरमेंटल साइंसेस की, उन वीडियोस को देखकर बहुत सारे खाने बनाती हैं, प्रयोग करती हैं, और बाद में उन प्रयोगों को मुझ पे आजमाती हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन मेरी माँ, जो किसी कुकरी क्लास में नहीं गई, जिनके ज़माने में यूट्यूब भी नहीं था, वो हम 5 भाई बहनों के संयुक्त परिवार, उनके ड्राइवर्स, उनके गनर्स, उनके साथ आने वाले उनके स्टाफ के लोग, इन 40-50 लोगों के लिए भी कड़ी बनाती हैं किस दिन हमारे पहुंचने पर, या दाल बनाती हैं, तो मेरी तरफ देखते हुए मसालेदानी से उठाकर जितना नमक डाल देती हैं, ना वो ज़ुबान से 1 इंच नीचे रहता है, ना 1 इंच ऊपर रहता है। ये अनुभव से आया है। ये 78 साल की उंगलियों ने 14-15 साल से माँ के साथ खाना बनाते बनाते 60 साल में सीखा है। इसे ज्ञान कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये अंतर समझ रहे होंगे कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। अंग्रेजों ने जब इस देश की शिक्षा पद्धति का निर्माण किया और इसे बनाया, तो उनकी इच्छा थी कि दुनिया के 2/3 नक्शे पर फहराने वाला यूनियन जैक ऐसे सेवकों के हाथ में रहे जो सदा अगर सर उठाएं तो इस झंडे को सलामी देने के लिए उठाएं, चुनौती देने के लिए नहीं। और ऐसा मनोबल और ऐसी मानसिकता तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जिसमें आज्ञाकारी, अनुशासन प्रिय नौकर तैयार हो सके, जिसमें इंजीनियर तैयार हो सके, साइंटिस्ट तैयार ना हो सके, जिसमें लिपिक तैयार हो सके, लेखक तैयार ना हो सके, जिसमें विरुदावलियां लिखने वाले तैयार हो सकें, विद्रोह की कविता लिखने वाले तैयार ना हो सकें। और इस शिक्षा नीति को वो भारत में सौंप कर चले गए। दुर्भाग्य का विषय है कि 70 वर्ष बाद इनकी सत्ता और उनकी सत्ता, दोनों की सत्ता की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। और आज जो ये ऐप काम कर रहा है, बेसिकली ये काम इनका था ही नहीं, ये काम स्टेट का था, जिसे राज्य कहते हैं, एक बेनिफिशियरी स्टेट कहते हैं, एक लाभदायक राज्य योजना कहते हैं,
जिसके लिए हम वोट देते हैं, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। मैं अगर 100 रुपए कमाता हूं तो 18% जीएसटी देता हूं, 33% इनकम टैक्स देता हूं। इस प्रकार 51% पैसा देने के बाद बचे हुए 49% में भी टैक्स देता हूं, और 100 रुपए में से 15 रुपए में अपना घर चलाता हूं। ये जो 85 रुपए मैंने दिए थे, ये इसीलिए दिए थे ताकि मेरी संततियों को, आपको शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, सड़क मिल सके, पानी मिल सके, बिजली मिल सके। शिक्षा चूंकि स्टेट दे नहीं पाया तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए लोगों को अपनी नौकरियां छोड़कर यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी कि हमारे रहते हमारी पीढ़ियां अशिक्षित नहीं रहेंगी। स्वास्थ्य चूंकि स्टेट दे नहीं पाया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फौज आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, ईश्वर उन्हें लाभ दे। एक दिन बाद उनकी समझ में आ गया कि कोरोना बचाए ना बचाए, ये अस्पताल तो नहीं बचा पाएगा जो मैंने बनाए हैं, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। तो अगले दिन वो प्राइवेट अस्पताल में चले गए। यानी कि प्राइवेट अस्पतालों की चयन इसलिए आई क्योंकि स्टेट फेल हुआ। पानी, नीचे का पानी, भूगर्भ का पानी जो आने वाले 1 लाख वर्ष बाद की मेरी संततियों के लिए था, वो आपने खराब कर दिया। क्योंकि नदियों के किनारे आपके द्वारा जो बसाए गए हैं और जिनकी दलाली से राजसत्ताएं पलती हैं, उनके कारखाने हैं, और बिना ट्रीटमेंट का वह विष, वह जहर जमीन में डाला जा रहा है। इसलिए सबमर्सिबल्स आए ताकि प्राइवेट पानी आ सके। बिजली आप पूरी दे नहीं पाते, इसलिए इन्वर्टर्स की फौज आई। और बड़ा अच्छा लगता है जब भारत रत्न इन्वर्टर बेचते हैं, और हम सब खरीदते हैं, आप और मैं खरीदते हैं ताकि घर में उजाला हो सके, हमारे बच्चे पढ़ सकें। इसके बाद आई सड़क, जो मुझे देने की आवश्यकता थी, जिसका मुझसे टैक्स भी लिया गया था। कार खरीदते समय पैसा लिया गया था, लेकिन मैं कार में टैक्स का पैसा देने के बाद जब सड़क पर आया तो 4 लेन हाईवे पर मुझे 4 आदमी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि 500 रुपए दो। तो मैंने कहा किस लिए? बोले सड़क बनाई थी। मैंने कहा इसका तो टैक्स दिया था मैंने, 2 बार दिया था। बोले नहीं, ये अच्छी बनाई थी, इसका अलग से दो। तो मैंने अलग से दिया। लेकिन उस सड़क पर चलता हुआ जयपुर हाईवे पर जब मैं दूदू में नीचे उतरा तो कार हिलने लगी। वहां कोई 200 रुपए लौटाने के लिए भी खड़ा करना चाहिए था कि ये वापस ले लो, ये खराब सड़क है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब चीज, यहां तक कि आपकी निजी सुरक्षा, सरकार आपसे वादा नहीं करती कि आपको बचा पाएगी। या बाहर सड़क पर जाती हुई आपकी मां, बहन, बेटी के गले से कोई चैन खींच कर नहीं ले जाएगा, इसका वादा नहीं करती। इसके लिए आप गार्ड्स रखते हैं। हर कॉलोनी ने पैसे इकट्ठे करके बाहर 2 पुराने सैनिक बिठा लिए हैं जो अपनी बंदूक लिए बैठे रहते हैं ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए। तो स्टेट नहीं दे रहा। जब आपदा आएगी तो शिक्षा काम नहीं आएगी, ज्ञान काम आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक उजाला और बहुत अधिक अंधेरा, इसमें केवल 3 चीज काम आती हैं। अध्ययन, स्कॉलस्टिज्म, कितना पढ़ा है आपने, आध्यात्म, कितनी स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, और लर्निंग, आपने अपने माँ बाप से, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों के पास बैठकर क्या सीखा है। दुर्भाग्य यह है कि सारी सोच केवल इस बात पर निर्भर है कि डिग्रियां कैसे मिलें और परीक्षाएं कैसे पास हो। इसलिए भारत सबसे ज्यादा इंजीनियर बना रहा है, लेकिन एक 22 साल का मार्क जुकरबर्ग पैदा नहीं कर पा रहा, जो केवल 12वीं करने के बाद फेसबुक का एक टूल देता है हमें, जिस पर पूरी दुनिया बंद करा जाती है, क्योंकि हम साइंटिस्ट पैदा नहीं कर पा रहे। साइंटिस्ट को पैदा करने के लिए स्टेट को, समाज को जो फ्री माइंड देना पड़ेगा। हर व्यक्ति इन चुनौतियों से लड़कर बाहर निकल आए, यह संभव नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है खबरें सुनकर कि सफलता के इतने आसपास गए हुए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मैं लंदन में था एक सेशन करने के लिए ऐसा ही, और वहां लगभग 2 दिन का सेशन था। लोग अपने सवाल जवाब पूछते थे। तो जो कराने वाले थे वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लंदन में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे एक परिचित हैं बॉम्बे के, वो पब्लिक में सवाल नहीं पूछ सकते पर्चे से, वो आपको मिलना चाहेंगे। तो मैं मिला तो एक 60-62 साल की महिला थी और एक 67-68 साल के एक सज्जन थे। दोनों आए और दोनों बड़े उदास थे। मैंने कहा कहिए अंकल। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं IIT में पढ़ाता था बेटा, और मेरी वाइफ हैं, ये कॉलेज में पढ़ाती थी। हम दोनों ने मिलकर अपने इकलौते बेटे को, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी। बचपन से उसे बहुत पढ़ाया, सब चीज़ों में नंबर 1 रखा, हर चीज़ से दूर रखा, फिल्मों से, सब चीज़ों से दूर रखा, नाचना, गाना, फिल्में, सब। और कहा कि बेटा कोई बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। और उसको IIT में टॉप कराया, फिर उसने IIM से पढ़ाई की, फिर वो विदेश में पढ़ा स्टैनफोर्ड में। अब उसकी अमेरिका में कंपनी है, एक चाइनीज़ लड़की से उसने शादी कर ली है, सब कुछ ठीक है, नागरिकता मिल गई है, हमारा भी ध्यान रखता है, पैसे भेजता है, हमें भी कमी नहीं है, पर हमारी केयर नहीं करता। एक बेटे का माँ बाप के प्रति जो प्यार होना चाहिए वो नहीं है। इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा कि आपके सवाल में ही आपका उत्तर है।
आपने अपने बच्चे को सिखाया था कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। उसे छोड़ने की इतनी आदत पड़ गई कि जिन्होंने सिखाया था वो नहीं छोड़ के आगे निकल गया। उसे समझ में आ गया कि आगे निकलना महत्वपूर्ण है। तो आगे निकलना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी मनुष्यता के साथ आगे होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब आजादी आई थी तो हिंदुस्तान के महान कवि और भारत के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बात कही थी, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान। एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान।